हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं जॉन बैरीमैन की लिखी गई ये ब्यूटीफुल सी पोएम जिसका टाइटल है द बाल पोएम। एंड पोएम का ये हम नज़म को कहते हैं एंड द हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी पर्टिकुलर बाल के बारे में जहाँ पे बात कर रहा है। तो बाल जो होता है हमारा, जिस तरह से क्रिकेट वाला ऐसा राउंड वाला बाल होता है, फुटबॉल होता है या वॉलीबॉल होता है, जहाँ पे हालांकि आथर इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि ये कौन सा स्पेसिफिक बाल है, जस्ट बाल है, खेलने वाला ही कोई बाल है, ठीक है। एंड ये वाली जो पोएम है इसकी थीम्स क्या है, राइम स्कीम्स क्या है, या कहना क्या चाहती है पोएम, ये हम पहले पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एंड उसके बाद जो है लेटर ऑन ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स हमें खुद ही समझ आएगी। सो वेल, हम जहाँ पे लाइन को पोएम को रीड करते हैं, इट रीड्स एज व्हाट इज द बॉय नाउ। यहाँ पे ये जो पोइट है ये बात कर रहा है, किसी लड़के के बारे में बात कर रहा है कि वो जो लड़का है वो अब क्या है, अब उसकी क्या रिएक्शन है, उसकी क्या कंडीशन है, या इस वक्त किस स्टेट में है। व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का अब क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, एंड इसने कामा किया था, मतलब आगे भी उसी के बारे में बात करेगा, आगे से फिर इसने कामा किया मतलब अगेन उसी के बारे में बात करेगा। एंड जहाँ पे कामा किया है इसने तो क्या कह रहा है हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो बच्चा अपना बाल जो है खो चुका है। इस वक्त उस बच्चे की क्या स्टेटस है, क्या रिएक्शन है उस बच्चे का अपना बाल खो जाने पर। व्हाट इज ही टू डू, क्या अब उसे करना होगा, अब वो क्या कर सकता है। जिस बच्चे का बाल खो चुका है अब वो क्या कर सकता है। आई सा इट गो, एंड आखिर जो है पॉइंट जो है अब अपनी बात कर रहा है कि मैंने इसको जाते देखा। किसको जाते देखा, इट, जहाँ पे से इट बाल के लिए रेफर कर रहा है कि मैंने इस बाल को जाते देखा। मेरिली बाउंसिंग, मेरिली का मतलब होता है चीरफुल, खुशी से। बाउंसिंग का मतलब है इस तरह से जब बाल अप डाउन करते करते जो है नीचे जो है, मैंने उसको बाउंस करते करते जाते देखा। डाउन द स्ट्रीट, जो गली है गली के नीचे वो चला गया, ठीक है, डाउन द स्ट्रीट वो गया है बाल। एंड देन मैरिली अवर, और बाल जो है फिर जो है खुशी से वहां से जो है गायब हो गया, मतलब प्रेजेंटली इस वक्त गली में बाल नहीं है, गली के बाहर चला गया है। देयर इट इज इन द वाटर, एंड आगे हमें बता रहा है कि इस वक्त बाल कहाँ है, बाल पानी के अंदर चला गया है। जो इस गली के करीब में, इस स्ट्रीट के एंड में या करीब में वाटर बॉडी है, चाहे वो रिवर है या कोई लेक है, हालांकि हमें जहाँ से पता नहीं चलता, बट नेक्स्ट स्टैंजा में हमें पता चलेगा कि हार्बर है बेसिकली, जिसके अंदर पानी, ये बाल जो है चला गया है। एंड पहला जो स्टैंजा हमने देखा, पहली 4 लाइनें, इससे हमें पता चला कि आखिर किसी बच्चे की रिएक्शन जानना चाहता है, जो बच्चा अपना बाल खो चुका है। एंड ये वाला बाल जो है आथर ने जाते हुए देखा है, बाल बाउंस करते करते डाउन द स्ट्रीट गया एंड देन वाटर बॉडी के अंदर जो है बाल खुशी से वहां वाटर बॉडी के अंदर चला गया है। एंड नाउ आथर क्या फील कर रहा है, पोइट क्या फील कर रहा है, बच्चे की क्या कंडीशन है, बाल कहाँ है, ये सब चीजें हमें आगे पता चलेंगी। नो यूज टू से, पोइट हमें कहता है अब इस चीज को कहने का कोई पर्पज नहीं है, कोई मायने नहीं रखती ये बात कहना, ओह देयर आर अदर बॉल्स, कि हाँ यहाँ पे कोई और बाल भी होंगे। तो लाइन की इस लाइन से ही हमें पता चलता है कि आखिर जो है इस लड़के के बारे में सोच रहा है। एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इस बच्चे को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बालों जैसे और भी बाल होते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो और बाल ले आएंगे, और बाल मिल जाएगा। ओ देयर आर अदर बाल्स, यहाँ पे और भी बाल है, ये अब कहने का कोई पर्पज़ बनता नहीं, क्योंकि बच्चा जो है जो उसका अपना बाल था वो उसका खो चुका है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एंड जहाँ पे पॉइंट हमें इस बच्चे से इंट्रोड्यूस करवा रहा है क्या उसकी कंडीशन हो चुकी है जब उसने अपना बाल खो दिया है। अल्टीमेट होता है मतलब कि पूरी तरह से। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक पूरी तरह से जो दुख है, मतलब कि अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब कि एक बहुत ही गहरा सदमा जो है उसने फिक्सेस द बॉय, बच्चे को फिक्स कर दिया है। फिक्स का मतलब है रिजिड, मतलब बच्चा एक जगह पे ठहर गया है, ठीक, मतलब अपने बाल को देख रहा होगा जहाँ पे खड़ा होके, तो एक ही जगह पे देख रहा होगा, वहां पे जो है बच्चा बिल्कुल जो है इसको इस वक्त पूरा जो है गम ने इसको जकड़ लिया है। किस गम ने, किस दुख ने इसको जकड़ लिया है, किस ग्रीफ ने इसको इस वक्त, किस पेन ने इसको जकड़ा है,
इस वक्त इस बच्चे को, जिसका बाल खोया है, इस बाल के दुख ने इस वक्त इस बच्चे को जो है फिक्स कर दिया है, रिजिड कर दिया है, स्टैटिक हो चुका है बच्चा। एंड फर्दर, आगे इसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए पोइट हमें बताता है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे ही बच्चा जो है अपनी जगह पे रिजिड होके खड़ा है, जिस तरह से स्टेच्यू अपनी जगह पे खड़ा रहता है, वहां पे बच्चा जो है खड़ा हुआ है। ट्रिम्बलिंग मतलब कांप रहा है बच्चा। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे देख रहा है, मतलब किस चीज पे देख रहा है, शायद जो इसका बाल है पानी में चला गया है, उस बाल को ये खड़े होके जो है एक ही जगह पे अब देखे जा रहा है, क्योंकि शायद अब बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उस पानी से बाल को वापस नहीं ला सकता। All his young days into the harbor, all his young days into the harbor, जो भी इसके जवानी के दिन थे, जो बचपन के दिन थे, वो सब के सब, जो इसकी सभी खुशियाँ थी, सभी मेमोरीज थी, वो इस हार्बर में चली गई है, उस पानी में चली गई है जहाँ पे इसका बाल गया है। हार्बर जो होता है बेसिकली बंदरगाह को हम कहते हैं। ये समुंदर के किनारे जो है ऐसी जगह होती है जहाँ पे जहाज आके रोका करते हैं, तो इसको बंदरगाह कहते हैं। एंड इस जो बच्चा है उसकी सभी जो मेमोरीज हैं, सभी जो उसकी जवानी के दिन हैं, वो इस हार्बर में चले गए, क्योंकि उसका बाल जो है वहाँ पे खो चुका है। वेयर हिज बाल वेंट, जहाँ पे उसका बाल जो है चला गया है। एंड जहाँ पे शायद जो है आथर ये चीज़ें, पोइट ये चीज़ें बता रहा है, क्योंकि शायद जवानी में उसने भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, एंड आथर पोइट यहाँ पे फील कर रहा है कि मुझे जो है इसमें इंट्रूड नहीं करना चाहिए। इंट्रूड का मतलब होता है फोर्सिबली या ज़बरदस्ती। जब आप जो है किसी चीज़ में एंटर होते हैं, इस वक्त बच्चा सारों में है, अपने दुख में है, वो चीज़ जो इस वक्त उसने खोई है, अपनी जो मेमोरी उसकी खो चुकी है, वो उस दुख में सिमटा हुआ है। एंड पोइट यहाँ पे नहीं चाहता कि उसके गम में जाके इंटरफेयर करे, उसको दिलासा दे, उसको समझाए, उसको दिलासा दे कि नहीं ऐसे और बाल हैं, जा उसको पैसे दे, जा उसको बाल ले कर दे। आथर ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पे इंट्रूड नहीं करना चाहता, सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है आथर। ए डायम अनदर बाल इज वर्थलेस। एंड ऐसा डिसीजन क्यों लिया है आथर ने? इसलिए क्योंकि आथर को लगता है कि अगर कोई नया बाल ये लाएगा, ए डायम का मतलब होता है 10 सेंट्स को डायम कहते हैं। जिस तरह से इंडियन करेंसी की बात करें, ठीक है, एंड यूएसए की करेंसी की बात करते हैं हम, हमारी करेंसी है रुपी, ठीक है ना। 1 रुपी जो हमारा होता है, 1 रुपी, ये इसके 100 यूनिट्स होते हैं, तो हम इनको कहते हैं 100 पैसे, ठीक है। इसी तरह से यूएसए की करेंसी है, ठीक है। अब वहाँ पे डॉलर होता है करेंसी, $1 वहाँ पे होता है 100 सेंट्स के इक्वल, 100 सेंट्स के इक्वल, ठीक है ना। अब जिस तरह से हमारे जो पैसे हैं, जिस तरह से 25 पैसे होते हैं, हम कहते हैं ये 54 है, ये अगर 50 पैसा होता है हम कहते हैं ये 58 है। इसी तरह से 10 पैसे उनकी अगर करेंसी में होते हैं तो वो इसको डायम भी कहते हैं। ए डायम अनदर बाल, एक बाल जो है उसकी कीमत जो है 10 पैसे ही, 10 सेंट से ही है। इज वर्थलेस मतलब अब ये यूजलेस है या वैल्यूलेस है। नाउ ही सेंसेस फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फर्दर पॉइंट फील करता है अब ये जो बच्चा है ये अपनी पहली जिम्मेदारी इसको फील होगी। क्या पहली जिम्मेदारी इसको फील होगी? कि इसको अपना बाल संभाल के रखना चाहिए था, ठीक है। यही चीज़ फील कर रहा होगा। हालांकि आथर ने एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को नहीं लिखा कि क्या जिम्मेदारी इसको फील होगी, बस पॉइंट कह रहा है कि इसको अब अपनी पहली जिम्मेदारी फील होगी, ठीक है। तो पहली जिम्मेदारी मतलब कि अब जो बच्चा है उसने अपना बाल खोया है, उसने कोई मिस्टेक की है, अब बच्चा उससे लर्न करेगा, वो अपनी चीज़ों का ध्यान रखेगा, अपनी चीज़ों को संभाल के रखेगा। दिस इज़ व्हाट वी डू व्हाइल ग्रोइंग। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं इसी तरह हम चीज़ों की कदर करना सीखते हैं एंड एक्सपीरियंसेस से हमारी लर्निंग्स बढ़ती है। वही चीज़ इस वक्त पोइट जो है इस बच्चे के लिए फील कर रहा है कि इस वक्त तो बच्चा गम में है, दुख में है, क्योंकि उसने अपना बाल खो दिया है। उसको अगर मैं बाल ले के भी देता हूँ तो इस वक्त जो है इस बच्चे का उस बाल का सब्स्टिट्यूट वो नहीं होगा जो बाल इस बच्चे ने खो दिया है, क्योंकि उस बाल के साथ इस बच्चे की अटैचमेंट थी, बिलोंगिंगनेस फील कर रहा था बच्चा उस बाल के साथ। अब ये बाल लेकर देगा तो ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आथर जो है पोइट जो है जहाँ पे उसको बाल लेके देने का आइडिया जो है जहाँ पे डिस्कार्ड कर देता है।
एंड यहाँ पे फील करता है पॉइंट कि बच्चा अब जो है पहली जिम्मेदारी सीखेगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस का मतलब होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब ऐसी वर्ल्ड जहाँ पे हर कोई अपनी अपनी ऑनरशिप के पीछे पड़ा है, ठीक है। या फिर पहले जो आप देखें कुछ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी, या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ कुछ ऐसी भी थी जहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्सेज होते थे। लोग ये नहीं कहते ये मेरा दरख्त है, ये तुम्हारा दरख्त है, ये मेरी गाड़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी है। वहाँ पे सब चीज़ें पूरी कम्युनिटी की होती हैं। ये दरख्त हम सब के हैं, ये पानी का कुआं हम सब का है, ये जो रिसोर्स है हम सब का है। तो दैट इज़ कम्युनिटी ओनरशिप। एंड वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म पे फोकस है। हर कोई अपनी चीज़ बनाना चाहता है, मेरे पास गाड़ी हो, मैं मेहनत करूं तो मेरे पास बंगला हो। दीज आर थिंग्स इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा वर्ल्ड भी यूज करते हैं, मटेरियलिस्टिक, ठीक। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस जहाँ पे जो है ज़्यादा अहमियत चीज़ों को दी जाती है, ओनरशिप को दी जाती है, उस दुनिया के अंदर पीपल विल टेक बाल्स, लोग जो है बाल लेते हैं, बाल लेते हैं। बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बाल जो है हमेशा गुम हो जाया करेंगे, ठीक है, हमेशा गुम होंगे। लोग बाल लाते हैं, उसको ऊन करते हैं, बट दिन वो बाल जो हैं हमेशा खो जाएंगे। लिटिल बॉय इस बच्चे को कहना चाहता है कि वर्ल्ड पूरी ऐसी ही है जहाँ पे चीज़ें आदमी अपने पास लाता है और फिर वो चीज़ें आदमी से चली जाती है। एंड सेम हैपन्स विद द बाल्स एंड नो वन बाइज ए बाल बैक, और कोई भी जहाँ पे एक बाल जो है वापस नहीं ला सकता। जो बाल आदमी का खो चुका सो खो चुका। फॉर एग्जाम्पल जब आप 10th 11th में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक क्रिटिकल डिसीजन होगा, विच सब्जेक्ट यू हैव टू चूज़, विच स्ट्रीम यू हैव टू चूज़। आप चाहेंगे आपको मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहिए, आपको नॉन मेडिकल, आपको आर्ट्स से लेना चाहिए, आपको कॉमर्स से लेना चाहिए। इन ये वाला जो फैक्टर होगा ना, अल्टीमेटली डिसाइड करेगा आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जो चीज़ आपने पीछे छोड़ दी, फॉर एग्जांपल आपने आर्ट्स पकड़ लिया एंड देन आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टर नहीं बनेंगे। डॉक्टर अगर आपको बनना था, फॉर दैट यू हैव टू चूज़ मेडिकल, ठीक है। सो हर चीज़ वैसी ही होती है। जिस तरह से बचपन में आपके पास अगर कोई खिलौना है, वो टूट गया विद द, तो फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते, वो एंड हो गया। इसी तरह है नो वन बाइज ए बाल बैक, जो बाल आपका खो जाता है, जो गेंद आपकी खो जाती है, आप उसको वापस, कोई भी उसको वापस नहीं ला सकता, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हालांकि कोई दूसरा बाल आप ले आएंगे मगर वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, उसकी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगी। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे पॉइंट कहता है कि पैसा जो है एक बाहर एक दूसरा फैक्टर है, ठीक है, एक कोर फैक्टर नहीं है, मतलब एक इंटरनल फैक्टर नहीं है इस पूरी चीज़ में। जिस तरह बाल का इंपॉर्टेंस है, बाल नया लाना वो एक जो है बाहर से आप पैसे दोगे तो ले आओगे, वो तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन इंटरनल चीज़ इसके साथ क्या चीज़ जुड़ी होती है, वो होते हैं इमोशंस आदमी के, ठीक है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। कौन सीख रहा है? ये बच्चा जिसका बाल खो चुका है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी उसकी वो जो डिस्परेट आइज है, डिस्परेट का मतलब है होपलेस, ना उम्मीद, मतलब कि इस वक्त बच्चा तो इस हार्बर के पानी से बाल वापस ला नहीं सकता। इस वक्त उसकी मायूस आंखें हैं, ना उम्मीद आंखें हैं। उन ना उम्मीद आंखों से के पीछे से वो सीख रहा है। हालांकि उसकी आंखें ना उम्मीद हैं, लेकिन उसका माइंड जो है वो पढ़ रहा है, वो लर्न कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एस्टिपोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, मतलब के नुकसान की, नुकसान को वो लर्न कर रहा है, नुकसान को पढ़ रहा है, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट डे, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। बच्चा जो है जहाँ पे ये सीखने की कोशिश कर रहा है, ये नॉलेज गेन कर रहा है, नुकसान की भरपाई की नॉलेज वो गेन कर रहा है, नुकसान को लर्न कर रहा है। एंड जहाँ पे ये कहता है कि बच्चा फर्दर सीख रहा है, क्या सीख रहा है कि किस तरह से जो है, किस तरह से आपको अपने गलतियों से, अपने दुख से बाहर आना होता है, कैसे उनसे लर्न करना होता है, जो कि हर आदमी को सीखना चाहिए। एक दिन सीखता है हर आदमी, ज़रूरी होता है हर आदमी के लिए सीखना, ठीक है। दुख दर्द से, मिजरीज से या एडवर्सरीज से बाहर आना या उनको फेस करना, हर आदमी इनको सीखता है, इनके साथ डील करता है। तो ये बच्चा पॉइंट की समझ में इस वक्त ये बच्चा वही चीज़ जो है सीख रहा है।
बिकॉज पोइट्स न्यू कि वर्ल्ड जो है डिफ़िकल्टी से भरी हुई है एंड ये उसके सामने एक पहली डिफ़िकल्टी है, एक लाश आया है जिससे वो सीख रहा है एंड आगे भी वो सीखता रहेगा। हर आदमी को एक ना एक पॉइंट पे, लाइफ के एक पॉइंट पे ये चीज़ें सीखनी होती है एंड बच्चे की शुरुआत हो गई है सीखने की। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप एंड मोस्ट नो हाउ मेनी डेज, और जो हार्श ट्रूथ है, एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत से जो है आदमी जो है दिन सीख जाता है हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब है कि किस तरह से आपको जो है जो मिजरीज होंगी, हार्ड मिजरीज होंगी, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी लाइफ में, उनके साथ उनको कैसे फेस करना है, उनके साथ कैसे डील करना है, ये चीज़ें जो हैं, और कैसे इनको बेयर करना है, बर्दाश्त करना है, ये चीज़ें जो है सभी को सीखनी पड़ती हैं और बच्चा भी उसको सीख रहा है। पोएम के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है, जैसे इलिट्रेशन टेक्निक जो है यूज़ हुई है, कहाँ पे यूज़ हुई है, जैसे जिस तरह जहाँ पे बाइज, बाल, बैक, 3 बीबी जो है, जहाँ पे हमें रिपीटेड साउंड्स जो है तीनों में देखने को मिलते हैं, तो दिस इज एलिट्रेशन। इस तरह से एजोनेंस हमें देखने को मिलती है, यूज़ ऑफ वावल साउंड, ठीक है। जिस तरह से इसी में अगर हम देखें, जिस तरह से ई का यूज़ किया गया है, ही, ई, वेल, बिहाइंड, डिस्परेट, आइज, तो ई जो है जहाँ पे इसको एजोनेंस टेक्निक्स हम कहते हैं। जिस तरह से रिपीटिशन जो है वाट उसने यूज़ किया था, तो दिस इज रिपीटिशन, ठीक है। राइम स्कीम देखें पोएम, तो ये फ्री वर्स में लिखी गई है, जहाँ पे हमें कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम देखने को नहीं मिलती। देन इमेजरी जो है, इमेजरी अगेन जो आप कह सकते हैं, जो भी आप देख रहे हैं लगभग जितनी भी जो टेक्निक्स हैं वो जहाँ पे यूज़ हुई, जिस तरह इमेजरी के बाल बाउंस करता करता जा रहा है, तो ये इमेजरी टेक्निक है। इस तरह से एनाफोरा है, ठीक है। रिपीटेड वर्ड्स जो है, जिस तरह से पहली लाइन आप देखेंगे तो वो भी वर्ड से शुरू होती है एंड सेकंड लाइन भी वर्ड से, ये भी वर्ड से शुरू होती है, ये भी वर्ड से शुरू होती है, ठीक है। तो दिस इज एनाफोरा टेक्निक। एंड नाउ टेक ए ब्रेक एंड टेल मी क्या थीम्स है इसके अंदर। पोएम के अंदर हमने देखा कि चाइल्डहुड, ग्रीफ एंड क्वेस्ट फॉर इनोसेंस जैसी थीम्स हमें देखने को मिलती है। पोएम एक्सप्रेस करती है स्पीकर का नॉस्टैल्जिया फॉर दोज केयर फ्री इनोसेंट डेज, जब वो जो है बाल के साथ खेला करता था। पोएम फर्दर जो है एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड इनएविटेबल लॉस ऑफ यूथ्स अनफेटेड जॉयज एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग अप। फिर फर्दर पॉइंट इसके अंदर बात करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग द वेज टू एक्सेप्ट लॉस एंड कीप ऑन मूविंग विद लाइफ। ये चीज़ें हमें इस पोएम के अंदर जो है सीखने को मिलती है। यहाँ तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो विल रिक्वेस्ट हियर के मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक करना वीडियो को ना भूलें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट की अलग से हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर सभी चैप्टर्स एंड ग्रामर्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, पोएम्स वगैरह सभी हमने डिस्कस कर रखी है। मेक श्योर आप उसको चेकआउट करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।